माता जी, जैसे कि संजय ने बताया कि आप आर्टिस्ट हैं, आपने न्यूज़ एंकरिंग भी की है, आप एज अ आरजे भी रह चुके हैं और आपने गुजराती मूवी में वर्क भी किया है और कुछ वक्त पहले आई हुई एक सुपरहिट मूवी में आपने बहुत ही अच्छा रोल परफॉर्म किया है और अभी तो आपको काफ़ी मूवीज़ के ऑफर्स भी आ रही हैं। तो माता जी, अभी उसी मूवी का कोई सेकंड पार्ट भी आने वाला है जी। वो लाइफ और ये लाइफ, डिवोशनल लाइफ जो साइजिन के साथ आप उनको इक्वल सपोर्ट करते हैं गद्दी पे, तो इनके डिफरेंस क्या है दोनों में और वो कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका, थैंक यू। क्योंकि वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी बहुत अलग अलग है। जो मीडिया की ज़िंदगी अभी तक मैंने जी है, न्यूज़ कास्टिंग को छोड़कर और रेडियो जॉकी को छोड़कर, उसके बाद एक्टिंग की दुनिया थोड़ा बनावटी है और थोड़ी मैं कहूँगी कि इतने किरदार हैं, आप सही जीवन नहीं जीते। असली जीवन तो यही है। तो असली जीवन जीने के लिए मुझे भगवान की कृपा से ये जीवन भी मिला है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक लंबा करियर मैंने तय किया है। अब मैं शुरुआत में अगर मैं बताऊं तो समय की उपलब्धता और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए मैंने बहुत सारी फील्ड्स चेंज की हैं। खाली एक ही जो सब्जेक्ट है वो मेरा करियर में नहीं रहा है। मैंने करियर की शुरुआत की थी एज अ कंपेयर, फिर उसके बाद 10 साल न्यूज़ कास्टर विद दूरदर्शन, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी दूरदर्शन के लिए, और फिर रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारा कुछ करते करते जो है वो मेरा करियर का जो लाइफ है वो बीता है। सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि एक बहुत ही आदरणीय गद्दी पे विराजने के बाद ये सब कार्य मुझे करने का मौका मिला और इसका पूरा श्रेय साईं जी को जाता है कि वो स्वयं इतने प्रगतिशील, इतने प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं कि कभी भी मेरा ये लाइफ हटे, ख़त्म होए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और वो हमेशा से ये कहते थे कि आपको अपने समय का सदुपयोग करना है और आप, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियों के लिए हमें बाहर रहना पड़ता था, अहमदाबाद से दूर रहना पड़ता था, तो आप अपना समय कैसे बिताते हैं ये आपके ऊपर है और मर्यादा का भान सबको है ही। तो बस दोनों ही जीवन मेरे अच्छे तरह से बैलेंस होके चल रहे थे। और जैसा कि साईं जी ने बताया कि पिछले कुछ सालों से हम पूरा टाइम अपना अहमदाबाद में डिवोट कर रहे हैं अपनी इस पुश्तैनी जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसके लिए। तो ये जीवन इतना आनंददायक है, इतना रियल है और खुशियों से भरपूर है। भगवान के पास जो भी होता है वो अगर हमें जीवन अभी जीने को मिल रहा है तो इससे खुशनसीबी क्या होगी। और अगर मैं वापस पलट कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे आके जो मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, वो जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ थी मेरी, वो सब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। निज वैकुंठ धाम के आशीर्वाद से आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण भी किया है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई उनमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी साईं जी के 50वें अवतार दिवस पर। बात है 1963 की, जब बाबा सुखराम दास जी के घर उनके पहले पोते का जन्म हुआ। इस बाल कृष्ण रूपी पोते के प्रति बाबा जी और दादी जी का असीम स्नेह था, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से संजय रखा। और सबने बहुत पसंद किया तो मेरी थोड़ी और हिम्मत हुई। अगली बार मैंने बनाई स्वास्थ्य और पर्यावरण। ये हमारे चिंतन शिविर के विषय हुआ करते थे। प्रशांत महासागर में बहुत सारा कचरा तैर रहा है। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका से लेकर जापान तक कई भागों में है, जिसका एरिया भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान जितना बड़ा और 10 मंजिल जितना गहरा है, जिसमें से 90% कचरा
यानी लगभग 35 लाख टन तो सिर्फ पानी में तैरता हुआ प्लास्टिक है। इस महासागर में जितना मछलियों के लिए खाना होता है, उसका 6 गुना कचरा महासागर में तैर रहा है और मछलियां इसे खा रही हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण के बाद जल और जीवन, ये भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया गया था, राज्यपाल गुजरात वो यहाँ आए थे और रिलीज़ की गई थी और उन्हें इतनी पसंद आई थी कि ये जो इसके सीडीज़ थे वो आगे भी बहुत लोग लेके गए थे। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी हम सब ने अपने बचपन में सुनी होगी और बच्चों को भी सुनाई होगी। एक कौवा बहुत प्यासा था और वो पानी की तलाश में था। बहुत समय बाद उसको एक घड़ा मिला जिसमें बहुत ही कम पानी था। वो कौवा बड़ा चतुर था। वो आसपास से कंकड़ उठाता और घड़े में डालता जाता। ढेर सारे कंकड़ पड़ने से घड़े में पानी ऊपर आ गया। उसने जी भर के पानी पिया और संतुष्ट होकर वहां से उड़ गया। जरा सोचिए, अगर ये कहानी आज के हालातों पर बनी होती तो क्या मोड़ लेती। चलिए वो किस्सा भी आपको सुना देते हैं। समय है 2025। एक कौवा बहुत प्यासा था। वो सारे शहर में पानी की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। फिर उसे एक बिल्डिंग की छत पर एक टिन के डब्बे में पानी नजर आया, लेकिन उसमें पानी तो बहुत कम था। अब वो सोच में पड़ गया कि पानी कैसे पिए। वो भी अपने परदादा की तरह बड़ा स्मार्ट निकला। उसने अपने आसपास देखा जहां बहुत सा प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ था। उसने कचरे में से एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ढूंढ निकाला और चोंच में दबाकर पानी खींचकर पीने लगा। उसने भी जी भर के पानी पिया और संतुष्ट होकर वहां से उड़ गया। फिर मुझे सौभाग्य मिला जब हमारे दरबार साहब का 50वां स्थापना दिवस हुआ था। 50 साल पूरे हुए थे। उस अवसर पर मैंने अपने पूरे इतिहास को लेते हुए, जो ये मसंत कुलगुरु गादी है, इसके पूरे इतिहास को लेके हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और वो डॉक्यूमेंट्री आज हमारे सारे सुख परिवार के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। समय चलते चलते अपने पीछे निशान छोड़ता जाता है, जो गुबार होता है कुछ यादों का, निशानियों का, इमारतों का, दस्तावेजों का और किरदारों का, जिनके पीछे पीढ़ियों की कहानियां जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो समय को मात देते हुए इतिहास बन जाती हैं, जिनके कुछ चेहरे, कुछ नाम अपनी अमिट अमर पहचान छोड़ जाते हैं, और कुछ कहानियां, कुछ चेहरे, कुछ किरदार समय के साथ धुंधले होकर इतिहास की गर्त में गुम हो जाते हैं। आने वाला वक्त हमेशा आशाएं देता है, हौसला देता है भविष्य के निर्माता बनने का। तो वहीं बीता हुआ समय इतिहास बन जाता है, जो भविष्य निर्माण के लिए सबक भी होता है। और ये डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी हैं जो जनमानस में एक नई विचारधारा जगाने के लिए बहुत यूज़फुल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हमने ये डिसाइड किया कि अभी प्रोफेशनल लाइफ छोड़कर हम पूरी तरीके से अपना जीवन जो है यहाँ के लिए समर्पित करेंगे, तो अब सवाल ये उठता था कि मैं यहाँ आके करूँगी क्या, उस एक्सपीरियंस का क्या जो ज़िंदगी ने मुझे यहाँ तक सिखाया है। तो साईं जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं, महिलाओं को इकट्ठा करके महिला सेवा मंडल की शुरुआत कीजिए। और सिंधी जितनी भी महिलाएं हैं वो सब खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और एक से एक कलाकारी में माहिर होती हैं। बस ये है कि उनको कभी ऐसा मंच नहीं मिलता जहां वो अपनी कलाकारी को दिखा सके। तो जब महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई और महिलाओं को ये मौका दिया गया कि वो आएँ और अपना टैलेंट जो है वो प्रदर्शित करें, सिर्फ यही नहीं बल्कि हर साल मेले में तब से एक हस्तकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सारी लेडीज़ अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें भी रखती हैं, बेचती भी हैं और फ़ायदा भी लेती हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी यहाँ की लेडीज़ के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप भी हम लोग लेडीज़ के लिए करते थे, जैसे एटिकेट्स की वर्कशॉप, जैसे
टेबल मैनर्स या फिर उनको इंटरनेट सिखाना क्या करना। तो बहुत सारे नए नए विषय निकाल कर हमने लेडीज़ को उसके साथ जोड़ा और वो काफ़ी सक्सेसफुल होता था। लेडीज़ हर महीने इंतज़ार करती थी कि इस महीने कौन सी वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जितने भी हमारे बच्चे जुड़ते हैं वो ख़ास तौर पे साईं जी की जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है उसके लिए जुड़ते हैं। और साईं जी भी हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चों से बच्चों की लैंग्वेज में बात की जाए। जैसे आज एक छोटे बच्चे को हम बड़े लोग अपने तरीके से उन्हें धीरे धीरे सिखाते हैं, ब्रश करना सिखाते हैं, फिर जब पढ़ते हैं तो उनका हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, उनको उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए साईं जी ने अपने जो भी युवा पीढ़ी थी उसको जोड़ने के लिए सुख युवा समिति की स्थापना की। और जितने भी हमारे स्थान हैं वहाँ के जो युवा बच्चे हैं वो बड़े जोश से इसमें शामिल होते हैं, डिस्कशन होता है, अपने विचार रखते हैं, कन्फ्यूजन रखते हैं और सब हम बड़े एक परिवार की तरह बैठकर उस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। अब जब बात आए कि महिलाओं के लिए भी कर दिया, युवाओं के लिए भी ये कर दिया, तो छोटे बच्चे क्यों पीछे रह जाए। तो इस साल से, इस वर्ष से साईं जी ने सुख बाल सेवा समिति का आयोजन किया है जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। उनको अपने संस्कारों से जोड़ना, अपनी परंपराओं से जोड़ना, त्योहारों के साथ जोड़ना, उनको हिस्ट्री बताना कहानियों के रूप में, और कई बार त्यौहार जिस तरह से यहाँ मनाए जाते हैं उनके साथ जोड़ के रखना। तो सभी का इंटरेस्ट बांध के रखना जो है वो साईं जी को बहुत अच्छे से आता है और वो बहुत प्यारे तरीके से उनके इस हुनर को बाहर निकालते हैं और एक बड़े की तरह पूरे परिवार को संभाल के रखते हैं। आपको बता दूं कि मैं नॉन सिंधी परिवार से हूँ। मुख्य सिंधी घट इंदिया, लेकिन मैं समझ सब सकती हूँ, थोड़ा अटक अटक के बोलती हूँ, लेकिन सिंधी संस्कृति के प्रति जब से मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ तब से सिंधी संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम कुछ और बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं वापस अपने उसी सनातन धर्म के साथ जुड़ गई हूँ जो कभी ऋषियों मुनियों की वजह से आगे बढ़ा था। खुशनसीब हूँ मैं कि इस परिवार से जुड़ी, सिंधी संस्कृति से जुड़ी। कोशिश पूरी है कि अपनी इस संस्कृति को हम आगे आने वाली पीढ़ियों तक लेकर जाएं, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी भी है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने जड़ों के साथ जोड़ें, संस्कृति के साथ जोड़ें, इतिहास के साथ जोड़ें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऊंचे कद का प्रमाण है। और अब इस बात को आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। माता जी, जैसे आपने बताया कि आप नॉन सिंधी हैं, सिंधी आपको समझ में तो आती है पर बोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे ही गुजराती भी आपको अच्छे से समझ में तो आती है लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। उसके बावजूद आपने इतना अच्छा किरदार निभाया और इतने अच्छे से आपने उस मूवी में अपना रोल को न्याय दिया कि आप उसी मूवी के सेकंड पार्ट में अभी बहुत जल्द काम भी करने वाले हैं। तो ये कैसे किया आपने? ये जो हमारे मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया था बा, बहू और बेबी में। तो वो जब एक गुजराती फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने अप्रोच किया। पहले तो मैंने मना कर दिया कि अब मैं वो लाइफ छोड़ चुकी हूँ तो वो मैं नहीं करूँगी। वो उन्होंने इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया कि इस रोल के लिए मैंने और कोई दूसरा सोचा ही नहीं है, आपके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। फिर मैंने कहा कि मुझे तो गुजराती आती नहीं। तब उन्होंने कहा मैं टीचर भेजता हूँ, वो आपकी समस्या नहीं है। तो उनके कन्विक्शन पर मुझे विश्वास करना पड़ा और इस तरह से ये जब उन्होंने स्टोरी मुझे बताई तब मुझे लगा कि ये स्टोरी बिल्कुल मेरे माफिक है और मैं ये कर सकती हूँ। फिर ये जब रोल मैंने किया उसमें परिवार की सबसे बड़ी बहू गुणी भाभी और का रोल मैंने निभाया। नॉमिनेशन भी हुआ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। कहानी इतनी अच्छी थी कि कई बार
हम लोगों ने अपने अलग अलग स्थानों में पूरे सिनेमा थिएटर बुक किए थे अपनी संगत को दिखाने के लिए, और संगत जब देखकर ये बाहर निकलती थी तो हतप्रभ रह जाती थी। उनकी समझ में नहीं आता था ये हम क्या देख कर निकले। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेकर ये फिल्म बनी थी, आदर्शों को लेकर, नैतिक मूल्यों को लेकर, परिवार में हो रही बहस को लेकर, और उनके बीच जो दुविधाएं होती हैं, जो बहस छिड़ी होती है, विचारों का टकराव, इन सब को लेकर ये फिल्म बनी थी। और सही कहा आपने कि सुपरहिट हुई थी, और अब इसी मूवी का दूसरा भाग आने वाला है। सिंधी पेरेंट्स, सिंधी समाज के लिए अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंधी समाज को जो एक बहुत ही ज़रूरी संदेश मैं देना चाहूँगी वो है कि अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि ये वो ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपके ऊंचे कद होने का प्रमाण है। आपको बता दूं कि आपका इतिहास कोई 1400 साल का या 2000 साल का नहीं है। डॉक्यूमेंटेड है कि इतिहास 10,000 साल पुराना है, उससे भी पहले हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो सिंधी संस्कृति जो है ऐसे घने पेड़ की तरह है जो अपनी जड़ों से मजबूत है। इसलिए आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज सच में साईं जी और आप दोनों का आशीर्वाद हमें मिला है, इस प्रोग्राम को मिला है, और हम ये चाहेंगे कि जो स्टेप्स आप ले रहे हैं समाज के लिए, उसमें सब आपका साथ दें और सहकार दें, और आपका आशीर्वाद हम सब पे इसी तरह से बना रहे। जय झूलेलाल।